हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी यानी 17वीं बीपीएससी के लिए बीपीएससी 2024 के लिए जिसकी वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी जो है वो फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे। ठीक है, घटना चक्र के द्वारा बीपीएससी का जीएस पॉइंटर जो जारी किया गया है सामान्य अध्ययन का, उसी को हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो है 38वीं से लेकर 69वीं बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए अध्यायवार एवं बिंदुवार संकलन इसमें किया गया है। इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है ना, काफ़ी बेहतरीन बुक है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये चैप्टर वाइज दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग पाषाण काल एवं सैन्य सभ्यता को कवर करने वाले हैं आज। चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो किस नदी घाटी से? तो ये नर्मदा नदी घाटी से। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग ये किस में पूछा गया है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये आधि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ये लाल रंग का। ठीक है, ये 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो यानी जुते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है कालीबंगा से, जो कि घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पाकालीन स्थल जो गुजरात में है, तो गुजरात में कौन सा हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा। ठीक है, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो ये लोथल हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। ठीक है, ये 53वीं और 55वीं बीपीएससी में और ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावाली से हल प्राप्त हुआ है, टेराकोटा कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट है, हाथी बैल घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था कौन सा था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन सभी के बारे में पता था। नेक्स्ट है, यहाँ से अगला सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो वी.ए. स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलित करना है तो नवपाषाणकालीन स्थल और स्थान दिए गए हैं। चलिए, तो चिरांद कहाँ है? तो बिहार में है, उतनूर तेलंगाना में है, गुफक्राल कश्मीर में है और पायमल्ली तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है, यहाँ से भीमबेटका स्थल है। तो भीमबेटका कहाँ है? ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से सबसे पहले मानव ने चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, भीमबेटका से। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे दिया गया है, यहाँ से आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो ये 900 वर्ष की। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। तो ये मगध कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला, अब हम लोग वैदिक काल को कवर करेंगे। हमारा पाषाण काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो गया, अब वैदिक काल को देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। ये सोम और स्पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है, यानी सोम देवता को समर्पित है। अगला है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि?
यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामालेख प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे इस नदी पर लड़ा गया था। तो ये किस नदी पर लड़ा गया था? तो परुषणी नदी, जिसका अभी आधुनिक नाम रावी हो गया है। ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? ये ऋग्वेद में मिलती है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ये धर्म शास्त्र के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। सत्यमेव जयते लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म से देखेंगे संबंधित प्रश्न। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ये यानी मृत्यु कब हुई थी? ये 500 आप लोग 43 BC में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो किसको हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन यानी उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये 3 बार BPSC में पूछा गया है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे तो सारनाथ में। देखिए 2 बार और पूछा गया है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप हो जाएगा। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी तो राजगृह में। अगला है यहाँ से, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो ये राजगीर में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की किसने की थी? तो कनिष्क ने आयोजित की थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे देखेंगे, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है, तो जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और निधन जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो 5वीं पीढ़ी का। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, ये राजगीर में स्थित है। अगला है यहाँ पर, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो गुप्त काल। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में है स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ये जो है बिल्कुल असत्य कथन है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर कथन ए दिया गया है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कथन कारण दिया गया इसका, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो इनमें से दोनों जो है वो सही है और RA का सही व्याख्या करता है। चलिए अगला देखेंगे, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ये 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, ये अजंता में स्थित है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है वो आत्मदमन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म से संबंधित देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 बार पूछा जा चुका है।
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष किस स्थान में मिली थी? कि मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य, जिसको बोलते हैं कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, वो कौन सा है? तो जंभिक ग्राम। नेक्स्ट है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सच्ची क्रिया संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व। नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे अगला सवाल। भगवान महावीर की प्रथम शिष्य था, तो उनका दामाद जमाली था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो मखली गोसाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने किया था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का देन जो था वो अत्यधिक था। अब हम लोग 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाई थी? तो ये किसने बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए अगला देखेंगे। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो किसने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो अजातशत्रु ने। ये 2 बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयीन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, वो कौन सा था? तो राजगृह था। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी द्वारा। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वैशाली में। चलिए नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में और भागवती सूत्र में। ठीक है, चलिए मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी थी। मगध की प्रथम राजधानी थी, तो गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगी। चलिए सुमेलित करना है, तो मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। गंधार की तक्षशिला थी। वत्स की कौशाम्बी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। प्रगोत राजा था, तो प्रदूत जो राजा था अवंती का राजा था। अंग जनपद की राजधानी थी, तो चंपा बता ही दिए। अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, तो जीवक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, वो धनानंद था। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, ये व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। ठीक है, चलिए अब हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, मौर्य वंश की। चलिए जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वह है, तो वह कौन सा है? ये विशाखदत्त है, जिसके रचनाकार, ठीक है, आप लोग बताएंगे कौन है कमेंट बॉक्स के जरिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। सैंड्रोकोटेस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये आर्थिक संबंध पर, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति पर और धन संचय पर। ठीक है, और राजनीति पर भी आधारित है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियाँ पर बताइए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो लकड़ी का बना था। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट है यहाँ से अगला सवाल।
चंद्रगुप्त हो जाएगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शिलालेखों, इंस्क्रिप्शंस जिसको बोलते हैं, में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत हो जाएगी। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है तो गांधार महाजनपद। अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया तो ये रोमिला थापर ने विश्वास किया था। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, उसका नाम खरोष्ठी है। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो भाम्रू स्तंभ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश है तो शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। अब हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित देखेंगे। मौर्योत्तर काल से संबंधित देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ये जूनागढ़ अभिलेख में। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, वीम, कडफिसेस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो वीम कडफिसेस ने। ठीक है, चलिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। कला की गांधार शैली फली फूली, तो ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, दशरथ बृहद्रथ खारवेल और विशुक राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था तो खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो महामेघवाहन वंश से यानी चेदी वंश से। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और एस्ट्रेबो में से पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखी तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, नोट यहाँ पर दिया गया है, पेरिपल्स मॉरिस एरिथ्रियन। ठीक है, पेरिपल्स मॉरिस एरिथ्रियन या वाइज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था। ये समुद्रगुप्त के पास ही भेजा था। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं यहाँ से, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वो कौन था? तो स्कंदगुप्त था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कॉम्बे बंदरगाह। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट, इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। सोमली, शूद्रक, सौनक और सुश्रुत में गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट ने। नगरों का क्रमिक पतन इस शासन किसके शासनकाल में हुआ? तो गुप्त काल के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगरों का क्रमिक पतन। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, तो भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो सातवाहनों द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था तो हरिसेन था। ठीक है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई तो खारवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी तो उपज का 6ठा भाग यानी 1/6 भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी तो 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया। वेनसंग योग, न्याय, सांख्य एवं वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो कौन थे? तो वैशेषिक रहे। आगे देखेंगे, वर्धन राजवंश की स्थापना की तो पुष्यभूति ने। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। कवि बाण निवासी था, ये पिथरीकूट गांव बिहार का। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसंग ने। वेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, ये मथुरा हो जाएगा। चीनी यात्री वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अधोलिखित कथन असत्य हैं। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेनसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान का दौरा किया था। आगे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? ये मुसलमान थे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये गुप्त काल। ठीक है, चलिए अब हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देखेंगे। चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, तो चोल वंश का संस्थापक था, तो ये कौन था? ये विजयालय था। चोल काल प्रसिद्ध था, तो ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, वो चोल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम राजवंश का। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था।
रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे देखेंगे। यह मंदिर कांचीपुरम स्थित है, ये एकाम्बरेश्वर मंदिर में स्थित है। ठीक है, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए सही सुमेलित करना है। यहाँ पर राष्ट्रकूट का हो जाएगा मलखेड़, पांड्य का मदुरई ये राजधानी है, चोल का थंजावुर या तंजावुर भी बोलते हैं, और होयसल का हेलबिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्राचीन साहित्य एवं इतिहासकार से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विशाखदत्त। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी हो जाएगा, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी, ये कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है, तो कार्तिकेय की। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? ये भारवी ने लिखी थी। ठीक है, स्वप्न स्वधता के लेखक हैं, ये भास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो जाएंगे। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है? तो संगम साहित्य। सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चरक जो हो जाएगा, चरक की पुस्तक यहाँ पर हो जाएंगे चिकित्सा से संबंधित हो जाएंगे। ब्रह्मागुप्त जो गणित से संबंधित, वारामिहिर ज्योतिष से, विशाखदत्त नाटककार से। अब हम लोग पूर्व मध्यकाल यानी 800 से 1200 ईस्वी जिसका कार्यकाल है उसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, ये जावा सुमात्रा से संपर्क था। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, कौन था? तो ये बालपुत्र देव था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ इधर जो है वो इंग्लिश में दिए गए हैं प्रश्न। चलिए यहाँ से देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो ये चंद्रबदाई हो जाएंगे। चलिए, उदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में स्थित है, ये बिहार राज्य में स्थित है। ये 2 बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो धर्मपाल हो जाएगा। चलिए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन। कनाट वंश का संस्थापक कौन था? तो न्यायदेव था। कनाट वंश का अंतिम शासक था? तो हरि सिंह था। अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखेंगे। प्राचीन भारत जो है वो खत्म हो चुका है, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए, तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ, तो 1178 ईस्वी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था? तो बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। अब हम लोग गुलाम वंश, दिल्ली सुल्तानत का गुलाम वंश से देखेंगे प्रश्न। गुलाम वंश का प्रथम शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ये जो थी लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो कौन सा था? तो इल्तुतमिश थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति का अपनाई थी? तो ये बलबन ने। ठीक है, चलिए, भारत में फारसी त्यौहार नौरोज जिसका नाम है की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी।
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो ये बलबन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे तो जिया-उद-दीन बर्नी ने कहे थे। तुगरिल खान ने विद्रोह किया तो बलबन के समय में विद्रोह किया। अब हम लोग खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। खिलजी वंश का प्रथम शासक था तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां की। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं तो A.L. श्रीवास्तव ने लिखे हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है तो राणा रतन सिंह नाम है पति का नाम। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था तो ये राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के लिए है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। चलिए अब हम लोग तुगलक और लोदी वंश के बारे में देखेंगे। चलिए, तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, नालंदा किया गया था, दफन है तो ये नालंदा में दफन है। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाया था। नेक्स्ट है यहाँ से, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? तो काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। नेक्स्ट है, वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, ये निकोलो डी कोंटी था। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तुगलक वंश था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था तो एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये सैयद वंश का। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोदी ने, यानी आगरा शहर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे तो हरिहर और बुक्का हो जाएंगे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पर है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अबू रजाक भारत में देवराय द्वितीय राजा के शासनकाल में भारत आया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, चलिए, सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध है, ये याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। किस मशहूर शासक ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? तो कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। तोल्कापियम का संबंध है? तो द्वितीय संगम काल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए नेक्स्ट है, तो हम लोग यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? तो रक्षा विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं? तो खराज, उस्र एवं मुक्तई कर द्वारा। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे? तो चांदी तांबा के बने थे। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य से संबंधित देखेंगे। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी में। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह कहा था? ये गियासुद्दीन बरनी ने कहा था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जमा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी के द्वारा बनता था। तबाकत ए नासिरी के लेखक थे? तो मिनहाज उस सिराज थे। तबाकत ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो तबकात ए नासिरी से, जिसके लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है? तो रिहला के रूप में जाना जाता है। बहमनी राज्य का संस्थापक था? तो अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। फतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी? तो ईश्वर दास नागर द्वारा। ठीक है, अब हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन को देखेंगे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वीणा को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किस सुल्तान को? तो अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से के थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। चलिए आगे देखेंगे, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा सुगन। किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे, ये जो है बिल्कुल गलत सुमेलित है। अब हम लोग मुगल वंश बाबर से संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ये तुर्की भाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? ये जो था बाबर था। भारत में बाबर के आगमन का कारण प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। हुमायूं और शेरशाह से संबंधित अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार क्रम अंकित है? तो देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। चलिए 21 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। ये चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इस किस सुल्तान यानी शेरशाह सूरी
ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में। आगे देखेंगे, शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये हाजी बेगम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो सिकंदर शाह, इस्लाम शाह ने। अब हम लोग अकबर से संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्धों में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, तो ये हकीम खान थे। बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो ये अकबर ने किया था। चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था कौन था? तो अकबर था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा, तो अकबर के बारे में लिखा था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की उपज थी। दिन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा ही। ठीक है, चलिए भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। अकबर ने बंगला तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो 1576 ईस्वी में। किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जहांगीर से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए तो देखते हैं, जहांगीर से संबंधित 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। ये जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो हॉकिंस को। चलिए, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के नेतृत्व में। एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। प्राचीन कारी या पिट्राडयूरा संबंधित है, तो दीवारों के अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है। अब हम लोग शाहजहां एवं औरंगजेब से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है तो दारुल इस्लाम। अब हम लोग यहाँ पर मुगल कालीन जो प्रशासन था उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, चलिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को इंगित करता है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है तो लगान निर्धारण का तरीका। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो मुख्य न्यायाधीश होता था। चलिए नेक्स्ट है, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। ठीक है, ये 69वीं BPSC में पूछा गया है। अब हम लोग मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला एवं साहित्य को देखेंगे। चलिए,
हुमायूं मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। दस्तान-ए-अमीरी हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये अब्दुस्समद मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। आइन-ए-अकबरी लिखी गई थी तो अबुल फजर के द्वारा। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे तो अकबर के राज दरबारी थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है तबाकत-ए-अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने। नेक्स्ट है आइन-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में पहुंच 1000 की 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो विलियम फिंच ने कहा था। चलिए अब हम लोग मराठा साम्राज्य एवं सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य से संबंधित देखेंगे प्रश्न। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी थी तो रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन किया था तो शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध की सहायता करती थी? तो शिवाजी की। चलिए नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, ये मराठा प्रशासन में सरंजामी प्रथा संबंधित थी तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर मुगल साम्राज्य का विघटन देखेंगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था तो मुहम्मद शाह था। इस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया तो शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है नोट तुगलक यहाँ पर दिया गया है। नोट तुगलक शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम थी। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं गया है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। चलिए तो आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रहेगा। आधुनिक भारत को हम लोग कल के वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। आधुनिक भारत और यहाँ पर कुछ विविध, ठीक है, जो कि बुक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये विविध में दिया गया है। और साहित्य कला से संबंधित उसको भी हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर परसों जो है हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को शुरू कर देंगे और उसको जो है कल के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आधुनिक भारत। और परसों से हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितना आज पढ़ाई हुआ है यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए और टेलीग्राम जो है वो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।